इकनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मुद्रा के परिमाण सिद्धांत क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी पर चर्चा करेंगे। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी या मुद्रा के परिमाण सिद्धांत पर कई तरह के दृष्टिकोण अर्थशास्त्र में या मौद्रिक सिद्धांत में हैं और अलग अलग दृष्टिकोणों से अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। आज जो उसका सबसे प्रारंभिक रूप है, जिसको हम कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच नकद लेन देन उपागम के रूप में जानते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और ये सिद्धांत इरविंग फिशर नाम के एक अर्थशास्त्री ने विकसित किया 1911 में, और उनकी पुस्तक थी द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो आज हम और इरविंग फिशर ने इस सिद्धांत में एक समीकरण का प्रयोग किया और उस समीकरण के नाम से भी हम इस सिद्धांत को जानते हैं और हम उसको कहते हैं फिशर्स एक्सचेंज इक्वेशन, फिशर का विनिमय समीकरण। तो इस रूप में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को समझाने का प्रयास करेंगे, जो फिशर का दृष्टिकोण है, और उसकी व्याख्या हम करेंगे। पहले हम ये समझ लें कि ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसको कहा क्यों जाता है और ये सिद्धांत क्या दिखाता है। वास्तव में जो ये सिद्धांत है वो ये दिखाने का प्रयास करता है कि मुद्रा के मूल्य वैल्यू ऑफ मनी का निर्धारण कैसे होता है। हम आपको यहाँ ध्यान दिला दें, इसी चैनल पर एक अलग से वीडियो है वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, जहाँ पर विस्तार से मुद्रा के मूल्य की चर्चा की गई है। वैसे हम आपको बता दें कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ ये होता है कि मुद्रा से कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, और जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाएंगी वो किसी मूल्य प्राइस या कीमत पर खरीदी जाएंगी। इस नाते मुद्रा का मूल्य कीमत स्तर पर निर्भर करेगा। कीमत के घटने बढ़ने से वस्तुओं की मात्रा मुद्रा से जो खरीदी जाएगी वो घटे बढ़ेगी, और इस रूप में मुद्रा के मूल्य में और जो कीमत स्तर होता है उसके मध्य में संबंध होता है। और इस संबंध की व्याख्या उस वीडियो में विस्तार से उदाहरणों सहित और अंकों के माध्यम से और पूरे विश्लेषण के साथ बताई गई है। तो यहाँ पर हम केवल इतना आपको बता रहे हैं कि मुद्रा के मूल्य का अर्थ होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी है और परचेजिंग पावर उसकी कितनी है। और परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि मुद्रा की किसी एक इकाई से वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है। और क्योंकि मुद्रा का उपयोग पूरी अर्थव्यवस्था में होता है और समस्त वस्तुओं के लेन देन मुद्रा के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए इस परचेजिंग पावर को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें उन समस्त वस्तुओं की मात्राओं के रूप में इसे दिखाया जाना चाहिए, या उन समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य या कीमत जो परिवर्तित होंगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति या उसकी परचेजिंग पावर किस प्रकार से घटती बढ़ती है उसको हम यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। तो उसी दिशा में ये सिद्धांत है
जो मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है और ये दिखाने का प्रयास करता है कि मुद्रा का मूल्य निर्धारित कैसे होता है और किन आर्थिक चरों पर ये निर्भर करता है और ये निर्भरता किस तरह की है। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसको क्यों कहते हैं, इस सिद्धांत में ये दिखाया गया है या फिशर ने ये बताया है कि अगर अन्य बातें समान रहें, पूर्ववत रहें, अन्य मतलब कहीं कोई परिवर्तन न हो, वैसी स्थिति में जब क्वांटिटी ऑफ मनी परिवर्तित होती है अर्थात मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसका मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ता है और ये जो प्रभाव पड़ता है वो एक ही दिशा में होगा। अर्थात अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य स्तर बढ़ेगा। अभी मूल्य स्तर और मुद्रा का मूल्य दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों में विपरीत संबंध होता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि पिछले वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। तो इस तरह से मुद्रा का मूल्य जो है वो मूल्य स्तर पर निर्भर करता है और मूल्य स्तर जो है ये मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है और इस नाते मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्षतः मूल्य स्तर पर पड़ता है और मूल्य स्तर और मुद्रा के मूल्य में क्योंकि विपरीत संबंध होता है इसलिए मूल्य स्तर के परिवर्तित होने पर जिस दिशा में मूल्य स्तर परिवर्तित होता है उसके विपरीत दिशा में मुद्रा का मूल्य परिवर्तित होता है। इस प्रकार से क्वांटिटी ऑफ मनी या मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में मूल्य स्तर के माध्यम से संबंध स्थापित होते हैं। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये बताती है कि अगर अन्य बातें यथावत रहें, पूर्ववत रहें, तो मुद्रा की मात्रा जिस दिशा में परिवर्तित होती है उसी दिशा में मूल्य स्तर भी परिवर्तित होता है। और फिशर ने यह भी कहा कि दोनों में आनुपातिक और धनात्मक संबंध होते हैं। आनुपातिक का अर्थ ये हुआ कि अगर मुद्रा की मात्रा में दुगनी वृद्धि हो जाए तो मूल्य स्तर भी दुगना हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा अगर घटती है जिस अनुपात में, अगर आधी होती है तो मुद्रा कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं, अगर ऐसा संबंध मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में हो तो हम इसको कहते हैं ये मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है, क्योंकि मुद्रा का परिमाण या उसकी मात्रा ही मूल्य स्तर को निर्धारित करती है और तदनुरूप मुद्रा का मूल्य उसी से निर्धारित होता है। तो ये है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। और अब हम इस सिद्धांत को फिशर के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेंगे और हम देखें कि फिशर का क्या मत है इस संदर्भ में। वैसी स्थिति में हम यहाँ आपको बता दें कि जिस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारित होते हैं उसी तरह से मुद्रा के मूल्य भी निर्धारित होंगे और मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति से निर्धारित होगा। और इस रूप में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के संदर्भ में फिशर का जो दृष्टिकोण है वो हमें समझना होगा। और हम प्रारंभ करते हैं मुद्रा की मांग से। तो पहला प्रश्न ये होगा कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। फिशर का कहना है कि मुद्रा का एक प्रमुख कार्य है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, अर्थात मुद्रा के माध्यम से हम अपनी आवश्यकता की वस्तुओं सेवाओं को खरीदते हैं और जब हम क्रय विक्रय करते हैं या लेन देन करते हैं तो उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य हमें मुद्रा के रूप में चुकाना होगा। और हम उसे इस प्रकार से जब भी हम ये क्रय विक्रय लेन देन करते हैं तो मुद्रा के माध्यम से ही करते हैं। और इसलिए जितनी अगर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो जितना उसकी कीमत होगी उतनी मुद्रा हमको उसको खरीदने के लिए चाहिए, तो उतनी मुद्रा की हम मांग करें। तो मुद्रा की मांग क्यों की जाती है? क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा के माध्यम से ही वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। इसलिए जब कभी भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे या देश के निवासी वस्तुओं और सेवाओं की जब मांग करेंगे तो उसके लिए उनको उतनी मुद्रा की ज़रूरत होगी जितना उनकी कीमत है।
और क्योंकि मुद्रा का संबंध पूरे एक राष्ट्र या देश से होता है, इसलिए देश के निवासी जितनी वस्तुओं सेवाओं को खरीदेंगे उसके लिए जितनी मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी उतनी मुद्रा उनको की वो मांग करेंगे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये मांग किसी एक समय से संबंधित है और फिशर ये मानते हैं कि एक निश्चित समय अवधि के मध्य मुद्रा की मांग को हम जानने का प्रयास करें और समय अवधि का अगर जैसे हम सामान्यतः 1 वर्ष कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, एक समय अवधि है। उस समय अवधि में जितनी वस्तुएं और सेवाएं किसी देश के नागरिक खरीदना चाहते हैं तो उन वस्तुओं का जिनको वो खरीदेंगे, अर्थात जितनी भी वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाती हैं एक समय अवधि में, उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से गुणा कर दें और गुणनफल को जोड़ दें। अर्थात इन वस्तुओं की समस्त वस्तुओं को खरीदने के लिए जितने मुद्रा की जरूरत होगी उतनी मुद्रा की मांग उस निश्चित समय अवधि में देश के नागरिकों द्वारा की जाएगी और यही मुद्रा की कुल मांग होगी। तो यहाँ पर हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्रा की मांग का संबंध एक निश्चित समय अवधि से है। मुद्रा की मांग क्यों की जाएगी? मुद्रा की मांग इसलिए की जाएगी क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है और जब हम वस्तुओं सेवाओं को खरीदना चाहेंगे तो हमें मुद्रा को जितना उन वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य है वो उतना उसे चुकाना पड़ेगा मुद्रा के रूप में, इसलिए मुद्रा की मांग की जाएगी। और क्योंकि एक निश्चित समय अवधि से ये जो अप्रोच है वो संबंधित है, इस नाते हम एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत देश के निवासियों द्वारा समस्त जितनी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है उनके लिए जितनी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है उसे हम मुद्रा की कुल मांग कहते हैं। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हमने बताया कि प्रत्येक वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाएगी उसके मूल्य से उसका गुणा किया जाएगा और ये तब होगा कि एक निश्चित समय अवधि में किसी एक वस्तु की कुल मांग इतनी होगी और इसके लिए इतने मुद्रे की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं सेवाएं हैं उनकी कुल मात्रा को उनके कीमत से गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आए उन समग्र को जोड़ लिया जाए तो ये अर्थव्यवस्था का कुल प्रत्याशित व्यय होगा। जितना व्यय वो करना चाहते हैं और इतने मुद्रा की मांग होगी तो एक तरह से मुद्रा की कुल मांग उस प्रत्याशित व्यय को प्रदर्शित करेगा जो किसी देश के नागरिक एक निश्चित समय अवधि में समस्त वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करेंगे। इसको एक दूसरे तरह से भी निकाला जा सकता है कि हम देश की समस्त वस्तुओं की मात्रा अनुगणित कर लें कि उनको जोड़ लें सबको। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक वस्तु की 10 इकाई, दूसरे वस्तु की 5 इकाई, तीसरे वस्तु की 3 इकाई, चौथे, इस तरह जितनी भी वस्तुएं हैं सबकी इकाइयों को जोड़ लें और कह दें कि कुल इतनी वस्तुएं हमको चाहिए। लेकिन हर वस्तु की कीमतें अलग अलग हैं, इसलिए अगर हम ये करें कि समस्त वस्तुओं के मूल्यों का औसत निकाल लें, औसत मूल्य जिसमें समस्त वस्तुओं के मूल्य सम्मिलित होंगे और उनकी मात्रा से भाग दे के उनके औसत निकाला जाएगा और तब हम ये भी कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय अवधि में जितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जाएगा उनकी कुल मात्रा कितनी है और उस मात्रा को औसत कीमत से गुणा कर दें तो जो गुणनफल आएगा वो भी उसी कुल प्रत्याशित व्यय को प्रदर्शित करेगा। तो दोनों तरीके हैं, या तो हम हर वस्तु को मात्रा को उसके मूल्य से गुणा कर दें और सबके गुणनफल को जोड़ लें, अथवा समस्त मूल्य को सभी वस्तुओं के मूल्य को औसत निकाल लें जिसको हम मूल्य स्तर कह सकते हैं और फिर उनको वस्तुओं की कुल मात्रा से गुणा कर दें। तो दोनों स्थितियां एक ही आएंगी और इसलिए हमें उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए और हमने जानबूझकर एक उदाहरण यहाँ दे के इसको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको परीक्षा में नहीं लिखेंगे
लेकिन आपके ये समझ में आ जाएगा कि कुल मांग मुद्रा की जो होगी वो कितनी होगी। तो फिशर ने जो टर्म यूज किया है, ये मुद्रा की कुल मांग को उन्होंने लिखा कि मुद्रा की कुल मांग कितनी होगी, तो लिखा कि मुद्रा की कुल मांग बराबर होगी, ये जैसे टोटल डिमांड कितनी होगी, ये होगी, उन्होंने लिखा P इंटू टी। हमने पहले से यहाँ लिख रखा है, P का मतलब होता है जनरल प्राइस लेवल, इसका मतलब है समस्त वस्तुओं के मूल्यों का औसत, और T का मतलब होता है कि अभी सामान्य भाषा में समझ लीजिए, T का मतलब होता है कि वस्तुओं सेवाओं की कुल मात्रा कितनी है उनको जोड़ लिया गया, और वस्तुओं की मात्रा को मूल्यों के औसत से गुणा कर दिया गया, और जो गुणनफल आएगा वो P और T है, और ये वही गुणनफल है जो कुल प्रत्याशित व्यय को प्रदर्शित करता है, अर्थात इतनी मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में की जाएगी। एक दूसरा तरीका है कि जितनी बार हम वस्तुएं खरीदते हैं उतनी बार हम मूल्य देते हैं। तो हम ये पता करें कि कितनी बार हमने या देश के निवासियों ने एक निश्चित समय अवधि में समस्त वस्तुओं को कितनी बार खरीदा, और एक इकाई को खरीदने को हम एक बार कहें। एक इकाई खरीदी तो एक लिखें, अगर किसी वस्तु की 2 इकाई लिखाई तो हमने कहा कि 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ। इसी प्रकार से जितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी, उनकी जितनी मात्रा खरीदी जाएगी, उस मात्रा को हम कह सकते हैं ये लेन देन इतनी बार हुआ, तो हम इसको कहते हैं ये ट्रांजैक्शंस का नंबर है, लेन देनों की संख्या है। तो हर इकाई एक इकाई को हमने कहा कि एक इकाई खरीदी गई तो एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा, एक और खरीदी गई तो 2 माना जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी बार वस्तुएं खरीदी गई हैं उनकी एक इकाइयाँ, उसको हम लाएंगे इतनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है, और इन पूरे ट्रांजैक्शंस को हम जोड़ लें कि कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसको औसत मूल्य से गुणा कर दें, तब भी वही राशि आएगी जो कुल व्यय को प्रदर्शित करेगी। तो उस दृष्टि से फिशर ने जो अपने इक्वेशन में यूज किया टर्म T, उसको लिखा उसने टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदी जाने की संख्या कितनी बार ट्रांजैक्शन हुआ है। और हम कह रहे हैं सरल भाषा में, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितनी वस्तुएं सेवाएं खरीदी गई हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर 10 इकाई किसी वस्तु की खरीदी गई है तो हम उसको 10 जोड़ेंगे, तो इसमें वस्तुओं की इकाइयों को हम समस्त इकाइयों को एक में जोड़ के कहेंगे इतनी बार जोड़ा गया है, और इसमें जो भी होगा और इकाइयों की जो भी मात्रा होगी, जैसे मूल्य दिया जाएगा तो कहेगा 1 किलो का मूल्य है, तो एक किलो का मूल्य हम देखेंगे तो जितना किलो खरीदा गया है, जितनी बार खरीदा गया है, हम कहेंगे ये ट्रांजैक्शंस नंबर उनका है। और अगर हम ये कहें कि कितनी मात्रा खरीदी गई तो उस मात्रा को हम जोड़ लेंगे समस्त वस्तुओं को। साइकिलें कितनी खरीदी गई, कारें कितनी खरीदी गई, स्कूटर कितने खरीदे गए, गेहूं कितना खरीदा गया, सब, तो उनके टोटल नंबर को हम टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कहेंगे, और उनकी मात्रा को जोड़ लें तो हम उनको यूनिट वाइज जोड़ेंगे। मतलब अगर मूल्य हम लिखते हैं, मान लीजिए गेहूं अगर 25 लिखते हैं तो 1 किलो का 25 है, तो जितना किलो खरीदा गया उतना संख्या उसकी क्वांटिटी को जोड़ा जाएगा। और साइकिल की संख्या को एक साइकिल, जितनी साइकिलें खरीदी गई उतनी संख्या जोड़ी जाएगी, तो सबकी संख्याएं जुड़ेंगी। इसको हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, या फिर उनको हम कह सकते हैं कुल विक्रीत वस्तुओं की संख्या। दोनों को हम T मान रहे हैं। तो ये और जब हम ये P जो है ये एक वस्तु का मूल्य नहीं है, ये समस्त वस्तुओं के मूल्यों का औसत है। इसलिए जब टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में या टोटल नंबर ऑफ थिंग्स में, वस्तुओं की कुल मात्रा में अगर हम औसत कीमत से गुणा कर दें तो वही बात आएगी कि कुल कितनी मुद्रा की मांग एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में की जाएगी। तो ये है P इंटू टी। और हमने यहाँ पर एक ये उदाहरण देके आपको समझाने का प्रयास किया, जरा देख लीजिए। ये हमने 6 वस्तुएं ले ली हैं, A B C D E F
6 वस्तुएं हैं, 6 वस्तुओं के मूल्य दिए हुए हैं, इनकी प्राइस 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे कीमत है इनकी। और जो मात्राएं इनकी खरीदी जानी है एक निश्चित समयावधि में, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने मान लिया कि 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, ऐसे इन वस्तुओं की इतनी मात्रा हम खरीदते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमको कितनी मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ए वस्तु जो है उसका मूल्य है 10 और 2 इकाई खरीदनी है, तो हमको 10 दुना 20 इकाई मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे वस्तु के लिए 12 गुणे 3 36 चाहिए, और ऐसे ये 16 दुना 32 चाहिए, 18 दुना 36 चाहिए, 20 तियाँ 60 चाहिए। और अब हम कह सकते हैं कि हमने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी, तो इनकी इकाइयों को जोड़ लीजिए, 2, 3, 4, 2, 2, 3 और आया 16 इकाई हमको खरीद रहे हैं। तो हम चाहे कहें कि हमने 16 इकाइयाँ खरीदी हैं वस्तुओं की, वो वस्तुएं अलग अलग हैं, उनकी इकाइयाँ जोड़ रहे हैं। या हम ये कहें कि हर इकाई जितनी बार खरीदी उसको टोटल नंबर 1 ट्रांजैक्शंस कहेंगे, और अगर हमने 16 इकाइयाँ खरीदी तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 16 हुए। और ये मूल्य है, और मूल्य का जब औसत निकालते हैं तो अगर ये वस्तुओं की मात्रा न दी होती तो हम इनको जोड़ लेते और 6 से भाग दे देते। लेकिन जब वस्तुओं की मात्रा दी हुई होगी तो एक तरह से ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी को प्राइस से गुणा करके गुणनफल ये निकालना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा करके PQ निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, जो योग आएगा उसमें 6 से भाग नहीं होगी, बस इसकी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या यूनिट्स से भाग होगी। तो ये इन दोनों का गुणा करके गुणनफल ज्ञात करेंगे, गुणनफल में सिग्मा Q से भाग देंगे और ये भागफल आएगा 240/16 बराबर 15। 15 क्या आया, ये औसत मूल्य है इन 6 वस्तुओं का। और कितनी बार खरीदी गई है, 16 बार। तो हम और अब कहेंगे हर बार हमने औसत मूल्य अगर देखेंगे तो 15 दिया, तो कुल व्यय कितना हुआ, 15 गुणे 16 बराबर, और इस प्रकार से ये 240 रुपये है। और जब हम ये कर रहे थे हर इकाई को उसके मूल्य से गुणा करके ये किए, गुणनफल जोड़े, तब भी आया 240। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम प्रत्येक वस्तु की इकाई को उसके मूल्य से गुणा करके और सारी वस्तुओं के इस प्रकार से सारी वस्तुओं पर होने वाले व्ययों को एक में जोड़ लें किसी निश्चित समयावधि में, तो भी वही आएगा। और यदि हम औसत मूल्य ज्ञात कर लें और उसको वस्तुओं की मात्रा से भाग गुणा कर दें, तब भी यही आएगा। तो ये है, चाहे हम इसको लिखें PT, चाहे ऐसे निकाल लें, और चाहे हम इसको औसत मूल्य निकाल के और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से गुणा करके निकालें, दोनों स्थितियों में एक ही आएगा। तो इसलिए यहाँ हमें कन्फ्यूजन न हो, इस नाते हमने जानबूझ के ये टेबल यहाँ बनाई है। वो आपको न कहीं लिखना है न कहीं समझाना है, बस ये समझ में आ जाए कि मुद्रा की कुल मांग बाजार में कितनी होगी। ये इस पर निर्भर करेगा कि वस्तुओं के मूल्य कितने हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि वस्तुओं की कुल कितनी मात्रा हम उस अवधि में खरीदते हैं। और इस प्रकार से मूल्य और वस्तुओं की मात्रा से गुणनफल करके जोड़ा जा सकता है, या सारी वस्तुओं की मात्रा या उनके टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का पता करके उसको औसत मूल्य से गुणा करके उससे ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि समीकरण में औसत मूल्य का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस अप्रोच को यहाँ हम नहीं लागू कर रहे हैं, हम दूसरे अप्रोच को लागू कर रहे हैं कि औसत मूल्य ज्ञात करेंगे जो 15 है, जिसको हम P लिख रहे हैं, और उसमें हम टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस T से, या जैसे सिग्मा Q लिखा हुआ वही है, उसको T से गुणा करेंगे, तब ये PT होगा। और ये जो P है ये सामान्य मूल्य स्तर है, सारी वस्तुओं के मूल्यों का औसत है। तो ये P इंटू T होगा, ये मुद्रा की कुल मांग होगी, टोटल डिमांड होगी। और अब हम आएंगे मुद्रा की पूर्ति पर। अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, इसलिए हम इसे अब हटा दे रहे हैं। और अब हम आएंगे कि मुद्रा की पूर्ति कितनी होगी। हमें ये याद है कि ये विश्लेषण एक समय अवधि से संबंधित है, और इस नाते उसी निश्चित समय अवधि में हमको ये देखना होगा कि मुद्रा की कुल पूर्ति कितनी है। तो मुद्रा की पूर्ति करता कौन है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति तो तब की जाएगी जब वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाएंगी। तो जो लोग वस्तुओं सेवाओं अर्थात देश के नागरिक जब वस्तुओं सेवाओं को खरीदेंगे तो खरीदते समय मुद्रा देंगे मूल्य के रूप में। तो ऐसी स्थिति में कितनी मुद्रा देंगे,
कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जितनी मुद्रा सर्कुलेशन में है, अर्थात जो मुद्रा देश के निवासियों के हाथ में है उसी मुद्रा को बाजार में खरीदारी के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस मुद्रा को कहा गया एम, मनी इन सर्कुलेशन। वो मुद्रा जो लोगों के हाथों में है और जिसको वो आसानी से खर्च कर सकते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये मुद्रा है, नकद मुद्रा है, जिसको वो खर्च कर सकते हैं और ये सर्कुलेशन में है, अर्थात ये चलन में है। तो जितनी मुद्रा चलन में है वही मुद्रा जो है क्रय विक्रय के साधन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन एक निश्चित समय अवधि है और इस निश्चित समय अवधि में होगा ये कि एक मुद्रा कई बार विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं कह लूँ कि 1 साल का समय है, तो इस समय अवधि में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम मुद्रा देते हैं जिससे वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, और उस मुद्रा को वो अगले चरण में अपने आवश्यकता के अनुरूप वस्तु खरीदने में व्यय करता है। तो जब वो दोबारा व्यय करता है तो वही मुद्रा फिर विनिमय के माध्यम के रूप में प्रस्तुत की जाती है, उसकी पूर्ति की जाती है। फिर तीसरा व्यक्ति फिर व्यय करता है, चौथा व्यक्ति फिर व्यय करता है, और इस प्रकार से मुद्रा की एक इकाई इस पूरे समय अवधि में कई बार प्रयोग की जाती है विनिमय के माध्यम के रूप में, और जितनी बार प्रयोग की जाएगी उतनी बार मुद्रा की पूर्ति वो होगी। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की कुल पूर्ति कितनी होगी? क्रय विक्रय के विनिमय के माध्यम के रूप में जितनी बार वो विनिमय के माध्यम के रूप में क्रय विक्रय के साधन के रूप में प्रयोग की जाएगी, और अलग अलग मुद्राएं अलग अलग बार प्रयोग की जाएंगी। क्योंकि हो सकता है कि हम किसी को से कोई वस्तु खरीदें और वो ज़्यादा दिनों तक अपने पास रखे रहे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है तुरंत उसको व्यय कर दे। इस प्रकार मुद्रा की हर इकाई की अलग अलग बार प्रयोग में ली जाएगी। तो वैसे स्थिति में जो मुद्रा की इकाइयाँ होंगी उनको औसतन हम देखें कि एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की कोई इकाई औसतन कितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस औसत से अगर हम मुद्रा की मात्रा को गुणा कर दें, जैसे हम कहते हैं मुद्रा की मात्रा इतनी है और हर इकाई औसतन 4 बार प्रयोग हुई इस विनिमय अवधि में, तो जितनी मुद्रा की मात्रा है उसकी 4 गुनी मुद्रा की पूर्ति हो जाएगी। तो मुद्रा की पूर्ति को हम यम में V से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होगा सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी जो होगी वो होगी M इंटू V, और ये लिखा हुआ क्वांटिटी ऑफ मनी जो है ये M है, और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो औसतन मुद्रा की एक इकाई विनिमय के माध्यम के रूप में किसी समय अवधि में प्रयोग की जाएगी, उसे मुद्रा की चलन गति या मुद्रा का प्रचलन गति या मुद्रा का प्रचलन प्रवेग, जो भी हिंदी आप करते हो फेमिलियर आपके लिए वो प्रयोग कर सकते हैं, उससे गुणा करेंगे। तो ये जो गुणनफल आएगा ये एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रदर्शित करेगा, और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति होगी M इंटू V और मुद्रा की मांग होगी P इंटू T। और अब कहा गया कि एक निश्चित समय अवधि में जब लेन देन होंगे, नकद लेन देन होंगे, तो वैसी स्थिति में मुद्रा की उतने पूर्ति होगी जितनी मुद्रा की मांग है, क्योंकि विनिमय के माध्यम के रूप में ही मुद्रा की पूर्ति की जाएगी, और जितनी पूर्ति की जाएगी उतनी ही वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाएंगी उन्हीं के मूल्य के बराबर। इसलिए एक निश्चित समय अवधि में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होगी, और इसलिए MV बराबर PT होगा। ये मुद्रा की पूर्ति है, ये मुद्रा की मांग है, और चारों टर्म ऊपर यहाँ लेके लिखी हुई है। ये जनरल प्राइस लेवल है, औसत मूल्य है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है या वस्तुओं सेवाओं की कुल मात्रा है जो किसी समय निश्चित अवधि में खरीदी जाएगी। V जो है प्रचलन गति है मुद्रा की, कितनी बार खरीदी बेची एक मुद्रा का प्रयोग होता है एक समय अवधि में, और ये मुद्रा की कुल मात्रा है। वैधानिक मुद्रा जो है जो प्रचलन में है, और ये होगा, और इसको हम अगर P को यहीं रहने दें तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसे लिख सकते हैं। देखिए P यहीं है अगर, तो ये MV/T
ये एक सूत्र हमको मिल गया जिसमें हमने देखा कि P बराबर mv/t, जहाँ पर P मूल्य स्तर है, औसत मूल्य है, और ये मूल्य जो है इन दो तत्व इधर के जो तत्व ये चर हैं इन पर निर्भर करेगा, और निर्भर होने वाले ये चर हैं m है, v है, t है। अर्थात सामान्य मूल्य स्तर ये इन तीन चरों पर निर्भर करेगा, m पर, v पर और t पर। इसमें से अब हम अभी सरलतम रूप में इसी रूप में आपको बता रहे हैं, आगे फिर उसको और विस्तृत करके फिसल ने बताया है, बढ़ा देंगे उसको हम लोग। यहाँ पर अब आ जाइए एजम्पशंस पर। फिसल क्या एजम्पशंस हैं इस संबंध में। फिसल ने कुछ मान्यताएं मानी हैं, और ये मान्यताएं ऐसे नहीं होती जो सामान्यतः जैसा होता है उसी तरह की मान्यता मानी जाती है। तो जो मान्यता मानी है उन्होंने ये है, पहली मान्यता है कि P इज पैसिव। कीमत जो है, ये मूल्य स्तर जो है वो पैसिव तत्व है, एक निष्क्रिय तत्व है। और निष्क्रिय तत्व का मतलब ये होता है कि एक ऐसा तत्व है जो समीकरण में जितने अन्य चर स्थित हैं उनको वो प्रभावित नहीं करता। तो इस रूप में P जो है वो एक तरह से निष्क्रिय तत्व है, और इसमें अपने आप कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आश्रित है, ये स्वतंत्र नहीं है। तो स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के परिवर्तित होने पर ये परिवर्तित होगा, लेकिन इसके परिवर्तित होने से किसी अन्य चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा फिसल ने माना हुआ है। तो इस स्थिति में एक मान्यता तो ये है, और दूसरी मान्यता ये है कि ये जो T है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, या जो वस्तुओं सेवाओं की कुल मात्रा है जो उस समय अवधि में खरीदी जाएगी, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। किससे इंडिपेंडेंट है? समीकरण में जो अन्य चर हैं उनसे स्वतंत्र है। अर्थात समीकरण के जो भी चर हैं, चाहे m है, चाहे v है, चाहे t है, ये इसको निर्धारित नहीं करते, उनसे ये स्वतंत्र है। और ये जिन तत्वों से प्रभावित होता है वो इस समीकरण के बाहर के तत्व हैं, अर्थात वो बाह्य तत्व हैं। और वो बाह्य तत्व जो हैं वो हो सकते हैं, जनसंख्या हो सकती है, आर्थिक विकास हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो सकती है, तकनीकी में प्रगति हो जाए, और प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता पर, इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा कि कुल वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग होगी वो कितनी होगी। तो ये क्योंकि समीकरण के बाहर के तत्व हैं, इस नाते इनसे कोई मतलब ही नहीं है, और समीकरण के जो तत्व हैं वो इसको प्रभावित नहीं करते, उनसे ये स्वतंत्र है। तो इस रूप में T, और इसलिए उन्होंने कहा कि T जो है इस समीकरण में कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये स्थिर होगा, क्योंकि समीकरण में जो तत्व हैं वो प्रभावित नहीं करते और बाह्य के तत्वों से प्रभावित होता है, इस नाते उनके प्रभाव को यहाँ नहीं देखा जा सकता। और सामान्य तौर पर अल्पकालीन स्थितियों में ये परिवर्तन होते नहीं, इस नाते इसको स्थिर मान लिया गया है। और तीसरा तत्व है v, जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, और वो मानते हैं कि ये भी स्वतंत्र है, किसी अल्प अवधि में वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी में परिवर्तन नहीं होते। तो एक तरह से ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी स्वतंत्र स्थिर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्पकालिक अवधियों में ऐसा कुछ नहीं होता कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी में इतना परिवर्तन हो जाए कि जो प्रभावित कर दे मूल्य स्तर को। तो इसको भी उन्होंने स्थिर मान लिया और कहा कि अगर इनमें परिवर्तन होता भी है तो वो बाह्य तत्वों से प्रभावित होता है, और उन बाह्य तत्वों का भी इस समीकरण से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, इसलिए इसको भी उन्होंने कांस्टेंट मान लिया और स्थिर मान लिया। और जो बाह्य तत्व हैं कि मुद्रा की मात्रा कितनी तेजी से व्यय किया जाएगा, वो लोगों के उपभोग की प्रवृत्तियों पर निर्भर करेगा, लोगों के बचत की आदतों पर निर्भर करेगा, बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करेगा, यातायात सुविधाओं पर निर्भर करेगा। ये तमाम ऐसे कारक हैं जो बाह्य तत्व हैं और समीकरण के अन्य तत्वों से ये प्रभावित नहीं होगा। तो अगर इस रूप में हम यहीं तक देखें तो फिसल का ये कहना है कि V नहीं बदलेगा, T नहीं बदलेगा, P निष्क्रिय है और स्वतंत्र है,
तो होगा क्या, उन्होंने कहा कि केवल यम ही बदलेगा। तो अगर ये v कांस्टेंट हो और t कांस्टेंट हो तो यम और v p के बीच में जो संबंध होगा, देखिए ये यम अब फंक्शन ऑफ केवल p रह गया, तो p जो है वो यम पर निर्भर करेगा। तो इस रूप में p जो है फंक्शन ऑफ यम होगा, और क्योंकि दोनों ऊपर हैं मतलब अंश में हैं और इस नाते दोनों के मध्य में धनात्मक संबंध होगा, ये पॉजिटिव रिलेशन होगा दोनों के संबंध में। तो दोनों के संबंध धनात्मक होंगे, एक ही दिशा में दोनों बढ़ेंगे और दोनों एक ही अनुपात में बढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों तत्व स्थिर हैं। और इस प्रकार से इस समीकरण के माध्यम से फिशर ने यह दिखाने का प्रयास किया कि यदि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होगा तो जिस दिशा में परिवर्तन होगा उसी दिशा में मूल्य स्तर भी परिवर्तित होगा। अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य स्तर भी मूल्य स्तर भी सामान्य मूल्य स्तर भी बढ़ेगा। और क्योंकि ये दोनों तत्व स्थिर हैं इसलिए अगर मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में परिवर्तित होगी उसी अनुपात में मूल्य स्तर भी परिवर्तित होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मुद्रा की मात्रा दुगुनी होती है तो मूल्य स्तर भी दुगुना होगा, मुद्रा की मात्रा आधी होती है तो मूल्य स्तर भी आधा होगा। और इस प्रकार से मुद्रा के मात्रा में और मूल्य स्तर में सीधा संबंध है, धनात्मक संबंध है और आनुपातिक संबंध है, दोनों एक ही दिशा में एक ही अनुपात में परिवर्तित होंगे। और क्योंकि इस समीकरण के माध्यम से फिशर ने यह दिखाने का प्रयास किया कि मुद्रा की मात्रा ही मूल्य स्तर को निर्धारित करेगी और दोनों के मध्य आनुपातिक संबंध हो गए, धनात्मक संबंध हो गए, इसलिए कहा गया कि मूल्य स्तर को क्वांटिटी ऑफ मनी ही निर्धारित करती है। और इसीलिए इस सिद्धांत को कहा गया कि ये क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है। क्योंकि इस वीडियो में समय कम हमारे पास है, इस नाते इसके आगे का विश्लेषण थोड़ा करने में दिक्कत होगी, तो चाहे तो हम इसको आगे वाले हिस्से को डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं, और नहीं तो अभी इसकी आलोचनाएं आदि के बारे में अध्ययन करना है, इस नाते अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले हिस्से को समझाने का प्रयास आपको करेंगे। हम आपको ध्यान दिला दें कि ये फिशर ने इस यम को दो भागों में बांट दिया अगले चरण में। एक को यही मुद्रा जो हमारी प्राथमिक मुद्रा है जिसे हम विधिग्राह्य मुद्रा कह रहे हैं, और दूसरा है बैंकों की मुद्रा जिसको बैंक साख कहते हैं, और इसकी प्रचलन गति को v लिखते हैं, इसकी प्रचलन गति को v डैश लिखते हैं, इसको m डैश लिखते हैं और इसको यहाँ t लिखते हैं और ये बराबर p करते हैं। ये इनका विस्तारित इक्वेशन है जिसमें इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, और यहाँ भी वो मुद्रा के मूल्य को या प्राइस स्तर को जो है